इन द फिगर शोन इफ द ऑब्जेक्ट O मूव्स टुवर्ड्स द प्लेन मिरर, एक ऑब्जेक्ट है O एक प्लेन मिरर की तरफ मूव करता है, देन इमेज I which is formed after successive reflection from M1 and M2 respectively will move। तो देखिए यहां पर जो लाइट है बेटा, जो इमेज की बात कर रहे हैं, वो इमेज कैसी बननी चाहिए, एक पूरा आपको ऑर्डर में बताया हुआ है कि पहले इमेज बननी चाहिए M1 से, देन फ्रॉम M2। तो लाइट की रेज यहां से जा रही है बेटा और यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके यहां पर पड़ेगी और उसका रिफ्लेक्शन जो है होने वाला है, यहां पे क्या होगा, ये कन्वर्ज हो जाएगी, इस तरीके से कन्वर्ज हो जाएगी। तो हम इतना जानते हैं कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज जो है प्लेन मिरर में यहां पर बन रहा होगा, O1 इसका इमेज बन रहा होगा। यदि मिरर में इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो इसका वेलोसिटी इमेज का इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के कॉनकेव मिरर में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट O डैश इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, O डैश जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो बताइए इससे बनने वाली जो इमेज है, जहां पर भी इसकी इमेज बनेगी, लेट्स से O डबल डैश, वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इधर या इधर, ये हमें चेक करना है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि जब भी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मोशन होता है किसी पार्टिकल का, तो फॉर्मूला हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर is equal to minus of v square by u square velocity of object with respect to mirror। ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए बेटा, ये वाला जो है नंबर है, ये स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये होल स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होने वाली है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर का जो यूनिट वेक्टर है होने वाला है माइनस निगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर का यूनिट वेक्टर। यानी इसका जो डायरेक्शन है और इसका डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होने वाले हैं। यदि हम बात करते हैं एक मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कोई मोशन हो रहा है तो ये यदि जा रहा है इधर, तो इसका मतलब ये जाएगा इधर। इसका मतलब हमारा आंसर होगा, चाहे ऑब्जेक्ट का लोकेशन कुछ भी हो, ये रिलेशन इनमें होता है। तो यदि ऑब्जेक्ट इधर भागेगा तो इमेज जो है इसकी इधर भाग रही होगी। तो आंसर वुड बी टुवर्ड्स राइट, आंसर वुड बी टुवर्ड्स राइट। बात आई समझ में? तो एक इंफॉर्मेशन आपको यहां पर देनी है कि रिपब्लिक डे के ऊपर एक ऑफर चल रहा है अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए। तो जनवरी 25 से जनवरी 27 के लिए ये ऑफर होने वाला है। और ऑफर क्या है देखिए एक बार, कि आप 6 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो आपको 3 मंथ का जेई प्लस जो है एक्सटेंशन मिलेगा, और 2 महीने के लिए जो सीबीएसई का आपका 12th क्लास के पेपर के लिए जो गोल है उसके लिए 2 महीने का एक्सटेंशन और मिलने वाला है। यदि आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 6 मंथ के लिए जेई का एक्सटेंशन और 11th क्लास के एग्जाम के लिए आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन और एक्स्ट्रा मिलने वाला है। और यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन जेई की प्रिपरेशन के लिए और 10th की प्रिपरेशन के लिए आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन और मिलेगा। लेकिन ये जो ऑफर है ये 25 जनवरी से 27 जनवरी के बीच में एप्लीकेबल होगा, और आपको जो है कोड इस्तेमाल करना है एनकेसी सर लाइव फॉर 10% ऑफ। 10% और ऑफ आप लेना चाहते हैं तो आप ये वाला जो है कोड अप्लाई करेंगे, एनकेसी सर लाइव, कोड भूलना नहीं है। ये जो तारीख है 25 जनवरी से 27 जनवरी के बीच में ये ऑफर एप्लीकेबल है, जिसमें एक्सटेंशन मिल रहा है बहुत सारा। उसके बाद अनअकैडमी प्रोडिजी आप सब लोग जानते हैं। अनअकैडमी प्रोडिजी में आप 20 लाख तक का कैश जो कॉलेज ग्रांट है वो आप जीत सकते हैं, और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स और इनाम आप जीत सकते हैं। ये 29 जनवरी को टेस्ट होने वाला है 10 AM ऑनवर्ड्स, और ये क्लास 7th, 8th, 9th, 10th और 11th और 12th के जो जेई और नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये टेस्ट होगा। और स्कॉलरशिप और जो रिवॉर्ड्स हैं वो अभी अगली स्लाइड में बताऊंगा, और आप ऑल इंडिया लेवल पर कंपीट कर रहे होंगे। तो पहले तो आप यहाँ पे कोड इस्तेमाल करना है एनकेसी सर लाइव, और ये रही आपकी स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप जो है टॉप 10 रैंक को 100% और 500 रैंक तक जो है स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलेगी। और प्राइजेस पर जो है आपको मिलेगा मैकबुक एयर, आईफोन, आईपैड एंड इकोडॉट एंड अमेजॉन के वाउचर्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। उसके बाद ये 2 बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 27 जनवरी से, दोनों ही 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे क्लास 11th का रिवीजन होगा और क्लास 12th की प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाएगी साथ में।
और इन सारे बैचेस में टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं और बैकलॉग का कवरेज इन सारे बैचेस में, इन दोनों बैचेस में दिया जाएगा। तो फटाफट से आप इनरोल कर लीजिए इन बैचेस में। अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट और जेईई मेन स्पेशल, ये एक ऑफर है कि 30 जनवरी को ये 11 AM पे टेस्ट होने वाला है, जिसमें 21 क्वेश्चंस होंगे और ड्यूरेशन होगा 60 मिनट्स। यदि आप इस टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप और ढेर सारे इनाम यहाँ पर मिलेंगे। देख सकते हैं कि रैंक 1 to 3 में 100% स्कॉलरशिप, रैंक 4 to 10 में 75% स्कॉलरशिप, रैंक 11 to 50% स्कॉलरशिप और अप टू 500 में 15% स्कॉलरशिप आपको मिलने वाला है। तो टेस्ट में स्कॉलरशिप के साथ साथ आपका जेईई प्रिपरेशन जो है और भी बूस्ट यहाँ पर होने वाला है। तो फटाफट से इस टेस्ट में एनरोल कर लीजिए। कोड इस्तेमाल करना है एनकेसी सर लाइव, एनकेसी सर लाइव आपको कोड इस्तेमाल करना है जहां भी कोड पूछा जाए। अनअकैडमी की वेबसाइट और आप ऐप पर ये एनरोल कर सकते हैं इस टेस्ट में, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में दिया है रे ऑफ सनलाइट एंटर्स अ स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 1.33 एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 53 डिग्री मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस के रेस्पेक्ट में, नॉर्मल टू द सरफेस के रेस्पेक्ट में 53 एंगल ये बना रही है लाइट की रे। इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बैक सरफेस ऑफ द ड्रॉपलेट एंड री एंटर्स इनटू द एयर। द एंगल बिटवीन द इनकमिंग एंड आउटगोइंग रे इज इक्वल टू। तो हमें इनकमिंग और आउटगोइंग रे के बीच में एंगल बताना है, यानी कि टोटल डेविएशन आपको पूछ रहे हैं कितना होगा। टोटल डेविएशन इस सवाल में आपसे पूछा गया है। तो मैं बना लेता हूं एक स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट। स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट यहां पे बनाएंगे, जैसा कलर ड्रॉपलेट का है वैसा ही कलर मैं यहां पर ले रहा हूं फॉर एस्थेटिक पर्पस। ये बना दिया हमने वाटर ड्रॉपलेट। अब लाइट की जो रेज हैं वो आकर गिर रही हैं 53 डिग्री एंगल पर। तो भाई मान लीजिए, कैसे भी मान लीजिए, लाइट की रेज आ रही है ऐसे और नॉर्मल से बना रही है 53। तो मान लीजिए यहां पर मैं इंसिडेंस मान रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन से 53 डिग्री एंगल, तो ये एंगल 30, 50, 53 कुछ ऐसे लाइट में मान लेता हूं, ऐसे मान लो। देखिए ये 90 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये लगभग ऐसे बनने वाला है 53 डिग्री एंगल। दिस विल बी 53 डिग्री एंगल अप्रॉक्सीमेटली। अब आप जानते हैं कि ये सन की जो लाइट है वो एयर से आ रही है, वैक्यूम से आ रही है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ का 1 है, यहाँ का 4/3 है, यानी कि डेंसर मीडियम में जा रही है। तो इसका मतलब लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से क्या है, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। तो नॉर्मल की तरफ जो है इसे बेंड करवा देते हैं लाइक दिस। ये बेंड कर चुकी है लाइट की रे जो है। अब क्वेश्चन में कहा है कि बैक सरफेस से ये रिफ्लेक्ट होती है। अब आपको ये नहीं सोचना है कि ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बन रहा है या नहीं बन रहा, आपसे कहा है कि रिफ्लेक्ट होती है तो आप रिफ्लेक्ट करवा दीजिए, और रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होने वाले हैं। यानी जो एंगल इसने बनाया है, जो एंगल इसने बनाया है इस नॉर्मल से, उस एंगल पर ही ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ऐसे ये रिफ्लेक्ट हो जाने वाली है। अब यहां पर ये रिफ्लेक्ट होती है, इस पॉइंट पर आकर गिरती है। नॉर्मल से इसका यदि हम एंगल देखें, नॉर्मल से यदि इसका एंगल देखें तो जो भी एंगल होगा ये क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगी। आगे कहा गया है कि फ्रॉम द बैक सरफेस एंड री एंटर्स इनटू द एयर, और फिर एयर में चली जाती है। तो भैया इसका ओरिजिनल जो डायरेक्शन, इसका नॉर्मल जो है ऐसे है, इनिशियल डायरेक्शन ऐसे है, और ये डेंसर से रेयर में जा रही है तो कुछ इस तरीके से ये निकल जाएगी, और इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, इमर्जेंस जो है, ये माना जाएगा, ई माना जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 53 डिग्री है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि रिफ्लेक्टेड लाइट रे और इंसिडेंट लाइट रे के बीच में कितना एंगल बन रहा है। यानी कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो कुछ इस तरीके से है, और जो आपकी जो इमर्जेंट रे है वो कुछ इस तरीके से है। तो आपको ये वाला एंगल निकालना है बेटा, ये एंगल कितना होगा, ये बड़ा सारा एंगल जो है कितना होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाता हूँ, तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या कि 1 इंटू साइन 53 विच इज 4/5 इज इक्वल टू 4/3 इंटू साइन आर। साइन आर यहां पे कह सकता हूं, ये वाला जो एंगल है नॉर्मल के साथ कि आर के बराबर है, R1 भी इसे कह सकते हैं। 4 से 4 चला गया, साइन R1 जो है आपको मिल जाता है किसके बराबर, 3/5 के बराबर,
और 3/5 का मतलब कुछ हुआ क्या, 3/5 इसका मतलब 37 डिग्री, इसका मतलब R1 की वैल्यू 37 डिग्री आपको मिल जाती है। दिस इज 37 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये सेंटर है, तो सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर है, सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है रेडियस के बराबर है। ये वाला ट्राइंगल आप देखिए, इन दिस ट्राइंगल यदि दोनों साइड्स बराबर हैं, इसका मतलब ये एंगल भी बराबर होने चाहिए, इसका मतलब ये एंगल जो है कितना होगा, 37 डिग्री के बराबर। ऐसे ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा बेटा, 37 डिग्री के बराबर। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर हैं, दिस वन एंड दिस वन। तो इस वाले ट्राइंगल की यदि बात करें, कौन सा ट्राइंगल, दिस, दिस एंड दिस, ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि दो साइड्स यदि बराबर हैं तो उनके नीचे वाले एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है। ये क्लास 9th और 10th से मुझे याद है, हमारे टीचर ने बताया था, हिंदी में बताया था ऑफ कोर्स, भुजा समान तो कोण समान, ऐसा उन्होंने बताया था। भुजा समान, भुजा मतलब साइड, और तो कोण समान, कोण का मतलब एंगल, एंगल बराबर होते हैं यदि उनकी साइड्स बराबर हैं, दो साइड्स। तो ये 37 है, सो दिस विल आल्सो बी 37 डिग्री, दिस इज आर, दिस इज आर। अब ये एंगल 37 पे यदि आया है तो इसका मतलब 53 से निकला होगा, 53 से निकला होगा। अब टोटल डेविएशन निकालना है, तो पहले एक एक करके डेविएशन देखिए। सबसे पहले डेविएट यहाँ हुई है लाइट रे, उसके बाद डेविएट यहाँ पे हुई है लाइट रे, उसके बाद डेविएट यहाँ पे हुई है लाइट रे। तो तीनों डेविएशंस हमें देखने हैं और उन डेविएशंस का हमें डायरेक्शन देखना है कि क्लॉकवाइज में डेविएशन हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज में हुआ है, ये सब हमें यहाँ पर चेक करना है। तो चलिए सबसे पहले डेविएशन की बात करते हैं। यहाँ पर पहले डेविएशन हुआ है यहाँ पर, यानी कि लाइट रेज जो है, कोई पेन ले लेते हैं दूसरा, ये पेन ले लेते हैं, दिस वन, ओके, ये लो। तो पहले लाइट जा रही थी ऐसे और डेविएट होके चली गई है ऐसे। तो ये वाला एंगल कैसे निकालें, तो ये पूरा एंगल बेटा किसके बराबर है, 53 के बराबर है। तो 53 माइनस 37 पहले हमें डेविएशन मिल जाता है। तो यहाँ पे यदि डेविएशन की बात करें लेट्स से डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 की वैल्यू आपको मिलेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 53 डिग्री माइनस में 37 डिग्री, बात आई समझ में। और ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, क्लियर है। देख सकते हैं कि ये वाला एंगल बेटा, ये पूरा एंगल जो है, ये लाइट जा रही है ऐसे और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल है ये 53 है, दिस एंगल इज 53 डिग्री। अब 53 में से 37 माइनस कर देंगे तो ये डेल्टा 1 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। इसका मतलब नीचे की डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 53 माइनस 37 डिग्री से ये लाइट की रे डेविएट हो चुकी है, बात आई समझ में। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर लाइट की रेज जा रही थी कुछ ऐसे और मुड़ गई है ऐसे, मुड़ गई है ऐसे। तो ये वाला जो एंगल है बेटा, ये एंगल कहलाएगा आपका डेविएशन डेल्टा 2। तो डेल्टा 2 मुझे कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो ये ध्यान से देखिए आप डेल्टा 2 को, कि ये वाली जो लाइट रे है, ये सीधी लाइन, ये टोटल एंगल बना रही है कितना, 180 डिग्री। और 180 डिग्री में से ये यदि माइनस कर दूंगा 2 टाइम्स 37 डिग्री तो मुझे डेल्टा 2 मिल जाएगा। तो डेल्टा 2 को लिख सकता हूं इज नथिंग बट 180 माइनस 74 डिग्री, 74 डिग्री आपको मिल जाएगा। 37 इंटू 2 74 डिग्री। ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो क्लॉकवाइज, दिस इज ऑल्सो क्लॉकवाइज। अब बात करते हैं यहाँ पर, अब बात करते हैं यहाँ पर लाइट की जो रे है वो जा रही थी बेचारी बिना किसी से कुछ कहे इस तरफ, और थोड़ा सा ऐसे चली गई है, इसका मतलब ऐसे डेल्टा 3 हो चुका है। डेल्टा 3, एक्सक्यूज मी, डेल्टा 3 ये जो है डेविएशन, ये भी क्लॉकवाइज सेंस में हुआ है। तो डेल्टा 3 की वैल्यू आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ये एंगल है 37, ये एंगल है 37, कौन सा, नॉर्मल का और इसका 37। और ये टोटल एंगल कितना है बेटा, ये टोटल एंगल नॉर्मल के साथ कितना है, 53 के बराबर है। तो 53 माइनस 37 फिर से यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, 53 माइनस 37 डिग्री क्लॉकवाइज, ये आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब इन तीनों एंगल्स को यदि आप जोड़ देंगे तो आपको टोटल एंगल मिल जाएगा, ये वाला एंगल मिल जाएगा आपको। दिस इज डेल्टा टोटल इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। जोड़ दीजिए, चलिए देखिए कितना आएगा आंसर, चेक कर लेते हैं। इतना आए तो सो 53 माइनस 37, 7 और 6 13, 16 डिग्री यहाँ से मिलेगा। प्लस में ये जोड़िए कितना आएगा आपके पास, ये 74 में 6 जोड़ दूंगा तो आ जाएगा हमारे पास 80 और 100 मिल ही जाएगा। तो 106 आपको मिल जाएगा, 106। उसके बाद यहाँ पे फिर से 16 आ जाएगा, 6 6 6 18, 8 1 2 और 1 3, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1। तो 138 डिग्री जो है हमारा आंसर आना चाहिए। आंसर चेक कर लीजिए, 138 डिग्री आपको मिल जाएगा। बात आई समझ में। अब आगे बढ़ जाते हैं अगले एक सवाल की तरफ। अ कॉनकेव मिरर इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल
हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा गया है कॉनकेव टाइप के मिरर को विद इट्स एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड. लेट O बी द पोल ऑफ द मिरर एंड C its center of curvature. A point object is placed at C. It has real image also located at C. A condition called autocollimation. If the mirror is now filled with water, then the image will be. क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया है इमेज का नेचर पूछा है, इमेज का लोकेशन आपसे पूछा गया है, सवाल हमें करना है. ये क्लासिक HCV का प्रॉब्लम है और जेई में भी पूछा जा चुका है. तो एक तरीके से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि ऑटोकोलिमेशन, यानी ऑब्जेक्ट जहां पर है इमेज भी वहां पर बन जाए. ये कॉन्सेप्ट काफी बार जो है पूछते हैं जेई में. और यदि आप और भी सीखना चाहते हैं और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं ऐसे क्वेश्चंस की, तो आप HCV वाला सीरीज जरूर चेकआउट कीजिए. HCV नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है नाम का चैप्टर हमने करवाया है और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बड़ी मेहनत से सिलेक्ट करके हमने सॉल्व करवाए हैं. पूरा एक्सटेंसिव डिस्कशन किया है, ठीक है, पूरा आंसर निकाला है लास्ट तक. तो आप जरूर चेकआउट कीजिए. यदि आप ऐसी प्रॉब्लम्स को और जो है उन पे कमांड पाना चाहते हैं तो जरूर चेकआउट कीजिए हमारी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स वाली सीरीज को. HCV के क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट उसमें. तो भाई ये हमें पता है कि ये आपके पास एक मिरर है और ये मिरर का आपके पास है पोल. ये आपके पास पोल है, इसको कहा गया है O है, O कहा गया है इसको. इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है कहीं होगा यहाँ पर. ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है. अब हम ये बात जानते हैं कि यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यदि ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा. और ये आपसे कहा भी गया है, दिया है, ऑलरेडी दिया है. अब दिक्कत क्या आती है कि यदि हम इसको लिक्विड से भर देते हैं, यदि इसको हम पानी से भर देते हैं तो क्या होगा. पानी से भर देने पर क्या होने वाला है ये आप देखिए ध्यान से बेटा. मैं एक लाइट की रेज ऑब्जेक्ट से निकलती हुई लूंगा, यहां से एक लाइट रेज देखूंगा, एक लाइट रे देखूंगा और मैं उसका रिफ्लेक्शन करवाऊंगा, फिर रिफ्लेक्शन करवाऊंगा, फिर रिफ्रैक्शन करवाऊंगा और देखूंगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस पर कहां काटती है. तो मुझे इमेज का लोकेशन एक ही लाइट रे के पाथ से पता चल जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. एक लाइट रे यहां पे लेते हैं, एक लकी लाइट रे. एक लाइट रे यहां आती है लाइक दिस. तो सबसे पहले उसके साथ क्या होगा कि एक रेयरर से एक डेंसर मीडियम में जब लाइट रे जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है. तो भैया इसका नॉर्मल जो है वो नॉर्मल है ये, तो नॉर्मल की तरफ इसको बेंड करना चाहिए. इसका जो एक्सपेक्टेड पाथ था वो ये वाला पाथ था, लेकिन ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई. अब ये गिरती है इस कॉनकेव मिरर पर. अब कॉनकेव मिरर का नॉर्मल यदि हम ड्रॉ करना चाहें, कॉनकेव मिरर का यदि नॉर्मल ड्रॉ करना चाहें तो एक लाइन जो यहाँ और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है कुछ इस तरीके से होने वाली है, इस तरीके से होने वाली है लाइक दिस. अब जितना एंगल सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनाएगी, नॉर्मल से बनाएगी, उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो इसको रिफ्लेक्ट भी आप करवा सकते हैं. ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई है. अब लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है और डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है. अब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, नॉर्मल से अवे हटती है, अपने नॉर्मल से अवे हटती है. तो इसका एक्सपेक्टेड पाथ था ये, तो ये नॉर्मल से अवे हटेगी तो कुछ इस तरीके से जाएगी. इसका मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस को यहां पर काटती है अप्रॉक्सीमेटली, विच इज बिलो सी, विच इज बिलो सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो मैं यहां पे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि जो इमेज का नेचर है, पहली बात तो वो इमेज का नेचर होगा रियल, बिकॉज ये एक्चुअल में काट रही है. ये इसका नेचर जो है होने वाला है रियल. इसका जो लोकेशन है वो C और O के बीच में होने वाला है. C और O के बीच में ये लाइट रे होने वाली है. तो यहाँ पे ऑप्शन यदि आप देखें तो इसमें वर्चुअल है, यहाँ पे गलत है. रियल विल रिमेन एट C नहीं है. रियल एंड लोकेटेड एट पॉइंट बिटवीन C एंड इन्फिनिटी नहीं, बिटवीन C एंड O. तो डी ऑप्शन जो है सबसे सही ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसे ही आप टिक कर दीजिए. ओके, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. A beam of diameter d is incident on a glass hemisphere as shown in the figure. If the radius of curvature of hemisphere is very large in comparison to d, then the diameter of the beam at the base of the hemisphere will be equal to. तो इस बीम का डायमीटर आपको बताना है, यहां पर कितना होगा ये आपसे पूछ रहे हैं. और कहा गया है कि
कि ये जो आपके पास स्फीयर है ये बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू द बीम, एज कंपेयर टू द बीम। तो बीम की जो चौड़ाई है, बीम की जो विड्थ है, बीम का जो डायमीटर है, उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़ा ये हेमिस्फीयर आपको दिया गया है। और बस इतना ही दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, ग्लास का हेमिस्फीयर है तो आप ले सकते हैं अपनी मर्जी से, अच्छा दिया ही हुआ है 3/2 दिया हुआ है तो मर्जी से नहीं लेना है, 3/2 आप लेना है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेस पर आपको डायमीटर बताना है बीम का। तो यहां पे मैं बना देता हूं, ये हेमिस्फीयर है दोबारा से, और बीम जो है आकर गिर रहा है इस तरीके से, ऐसे बीम आकर गिर रहा है और बीम का जो डायमीटर है वो d के बराबर दिया हुआ है। डायमीटर के बाद अभी करेंगे बाद में। तो पैरेलल लाइट का बीम है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा है, ऐसा मैं मान सकता हूं कि एक इनफाइनाइट पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट और वहां से लाइट की जो रेज हैं वो पैरेलल आकर गिर रही हैं, पैरेलल लाइट की रेज आकर यहां पर गिर रही हैं। तो इस कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन जब होगा तो इमेज कहां पर बनेगी ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे? हम जानते हैं फॉर्मूला μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो ये आपके पास एक सरफेस है और जिसका रेडियस जो है r के बराबर है। इसका रेडियस क्या है? r के बराबर है। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। तो मैं फॉर्मूले में यहाँ पे लिख सकता हूँ 3/2 v माइनस में μ1 विच इज 1 अपॉन माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r। तो यहां से बेटा आपको मिलता है 3/2v प्लस 0 और यहां पे मिलता है 1/2 r के बराबर। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है और आपको यहां पे मिलता है v इज इक्वल टू 3r आपको मिलता है। यानी कि जो लाइट का बीम है ये कन्वर्ज हो जाता है यहां से रिफ्रैक्शन के बाद, और वो डिस्टेंस क्या है 3r पर, यानी कि लगभग यहां इस पॉइंट से 3r डिस्टेंस पर ये कन्वर्ज होता है, मीट करता है। ये डिस्टेंस कितना है? 3r के बराबर है। तो इसका मतलब ये लाइट बीम जो है बेटा कुछ इस तरीके से आपको कन्वर्ज होता हुआ दिखाई देगा। इस तरीके से ये कन्वर्ज होता है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे जो डायमीटर है 2d के बराबर है और यहाँ पे जो डायमीटर आपसे पूछा गया है ये यहाँ पे कन्वर्जिंग इसका पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 3r के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है r के बराबर है। तो ये कुछ इस तरीके की बात हो गई कि हमारे पास एक इस तरीके का कोन है और ये जो डायमीटर है बेटा ये कितना है? ये डायमीटर है d के बराबर है और यहाँ का डायमीटर आपसे पूछा जा रहा है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की 2r के बराबर है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? 3r के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3r के बराबर है। तो इस सवाल को सॉल्व करना काफ़ी आसान है। आप यहाँ से एक लाइन बना दीजिए, यहाँ से एक लाइन बना दीजिए। ये एंगल मान लीजिए थीटा के बराबर है। तो इस यदि ट्राइंगल में यदि देखा जाए, इस ट्राइंगल में यदि देखा जाए तो tan थीटा में क्या लिख सकता हूँ? tan थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस लिख सकता हूँ। ये डायमीटर मान लेते हैं d डैश के बराबर है, तो मैं डायमीटर d डैश है तो ये d'/2 हो जाएगा। सो d'/2 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना है? 2r के बराबर। तो आपको मिल जाता है ये d'/4r के बराबर। अब यदि इस ट्राइंगल की यदि बात करें, इस बड़े ट्राइंगल की बात करें, तो ये tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस विच इज d/2 डिवाइडेड बाय पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है? 3r के बराबर है, विच इज इक्वल टू d/6r। अब दोनों ही थीटा यदि बराबर हैं तो इन दोनों tan थीटा को आप इक्वेट कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। सो d'/4r इज इक्वल टू d/6r आप लिख दीजिए। r से r कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 चला गया, 2 से 3 चला गया। सो d' की वैल्यू मिल जाती है 2d/3 के बराबर। यानी कि जो डायमीटर है यहाँ पर बेस पर, इस हेमिस्फीयर के बेस पर जो डायमीटर होने वाला है इस बीम का, दैट विल बी इक्वल टू d/2 2d/3 आंसर 2d/3 हमें मिल जाता है।